हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग पे डिस्कस कर रहे थे, जिसकी आज ये तीसरी क्लास है। पहली दो क्लासेस में हमने क्वेश्चन के नेचर को देखते हुए उसके पैटर्न पर बात की, जिसमें इंट्रो किस प्रकार से होगा, आपका मेन बॉडी पार्ट क्या अनुपात क्या होगा लिखने का, आपका कंक्लूजन क्या होगा, इस पे डिस्कशन किया। इस पैटर्न को आधार बनाते हुए हमने चर्चा की कि किस प्रकार से आप अपने आंसर को सुव्यवस्थित तरीके से एक डिसिप्लिन मैनर में प्रस्तुत कर सकते हो। तो हमने दो क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी देखा, जिसपे क्वेश्चन के संदर्भ में हमने बात की, तो उसका एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है उसके संदर्भ में बात की। बाकी आज हम अपना जो डे 3 में तीसरे क्वेश्चन को लेंगे। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। तो हम इस तीसरे क्वेश्चन में उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इसके अलावा फ्लो चार्ट का इफेक्टिव इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है आंसर में, उस पर चर्चा करेंगे और उस मॉडल आंसर को व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपने पेन और कॉपीज निकाल लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जो आधार, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। डे बाय डे उसको प्रैक्टिस में लाइए। एक टाइम बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपके जो लिखने की दर है, आपके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड हैं, आपके जो फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस हैं, उसमें सुधार होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप हमारी क्रैक नाउ टीम के साथ बने रहिए। विभिन्न प्रकार जो टीचर हैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न सब्जेक्ट पे आपका मार्गदर्शन करेंगे और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन के अलावा जो करंट बर्निंग टॉपिक हैं, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर भी हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू जारी करेंगे आपके मेंस एग्जाम होने तक, 70th बीपीएससी कंप्लीट होने तक। आपके तैयारी का जो शुरुआत से लेके अंत तक का जो प्रोसेस है, हम उसके साथ हैं। और अब आपको भी ये दिखाना है कि आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा प्रयास यह भी है कि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जो भारी फीस देकर अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग की सर्विस प्राप्त करना, जिसमें एक अच्छी आंसर राइटिंग कैसे कराई जाती है, क्या पुट रखने होते हैं, क्या चीजें आपको बचानी आनी चाहिए कि अपने आंसर में उसको प्रयोग ना करें, और किस चीजों का प्रयोग आप इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, इसके संदर्भ में वो ही जान सके और उनको भी लाभ मिल सके। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसपे हम काम करेंगे। आपका सहयोग यही है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तक पहुंचाने का कार्य करें। और प्रैक्टिस में किसी प्रकार की आपको असुविधा होती है, कोई आपको प्रॉब्लम होती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनसे उन पर कॉल कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम फेस टू फेस आपको काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे कि आप कहाँ से आपकी कमी है। और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, सारा चीज़ आपको लिंक में प्रोवाइड किया जाएगा। और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर, किसी प्रकार को आपको समस्या होने पर, आप अपनी समस्या को हमसे शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के नेचर पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन का डायमेंशन क्या क्या हो सकता है उस डायमेंशन पे चर्चा करेंगे, और एक आधारभूत जो क्वेश्चन की संरचना होती है, उस संरचना के थ्रू हम एक कंक्रीट आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हमारा डे 3 में आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सतत विकास में तकनीकी या फिर टेक्नोलॉजी की भूमिका पर एक नोट लिखिए। जब आपसे नोट लिखने की बात की जा रही है, और चूंकि इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन को अपने तोड़ दीजिए, सतत विकास के बारे में लिखना है। सतत विकास क्या है, आपको यह एक जनरल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि सतत विकास के संदर्भ में बात किया जा रहा है, तो डेवलपमेंट का कौन सा यह रूप है जिसे हम सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास के संदर्भ में बात करनी है। और इसमें जो क्वेश्चन की मुख्य भूमिका है, तकनीकी की क्या भूमिका है, टेक्नोलॉजी किस प्रकार से सतत विकास में सहयोगी है, उस पर हमें नोट लिखना है। जब बात नोट लिखने की आती है, जब बात विवेचना करने की आती है, जब बात समीक्षात्मक आलोचना करने की आती है या समालोचनात्मक टिप्पणी लिखने की आती है, तो आपको इसमें क्लियर होना है कि
आपका डायमेंशन क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का। अगर आप ये करने में सक्षम हो पाते हो तो आपकी आंसर की प्रस्तुति जो है वह बेहतर हो सकती है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, सतत विकास में तकनीकी या टेक्नोलॉजी की भूमिका पर एक नोट लिखिए। जब नोट की बात की जा रही है तो आपका अधिकतर जो पार्ट होगा, शुरुआत आप इंट्रो से करेंगे। इस क्वेश्चन के संदर्भ में देखें तो आपका इंट्रो जो है, सतत विकास को पहले डिफाइन करना होगा। तो जैसे हम सतत विकास को डिफाइन किस रूप में करते हैं कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उसे भी ऊर्जा का वही रूप प्राप्त हो सके जो वर्तमान पीढ़ी को है। अगर वह विकास की प्रक्रिया को हम निर्मित कर पाते हैं, उसका विकास कर पाते हैं, तो यह सतत विकास कहलाता है। तो आप अपनी जो शुरुआत है आंसर की वह इस परिभाषा के साथ करेंगे। यह आपका इंट्रो का पार्ट हो जाएगा। फिर तकनीकी इसमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है, इस बात का थोड़ा सा मेंशन आप करते हुए कि अपने आंसर को प्रस्तुत करेंगे अपने मेन बॉडी पार्ट में। तो इंट्रो आपका जो है वह है सतत विकास का, जिसमें सतत विकास की परिभाषा हो गई और तकनीकी सहयोगी होती है। अब किस रूप में होती है यह आपका मेन बॉडी पार्ट का आंसर होगा। तो अब हमने बात कर लिया कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है। तो यह चूंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इट इज प्ले अ पाइवोटल रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या तकनीकी किस रूप में देखेंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन हमारा पहला पॉइंट क्या है। आपने इसमें ये आपका जो है यह इंट्रो हो गया, इंट्रो। फिर आपका जब मेन बॉडी पार्ट आएगा, मेन बॉडी पार्ट में जो पहला पॉइंट आपका है वह आपका है एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा निर्माण और उपभोग। अब यह ऊर्जा निर्माण और उपभोग किस प्रकार से सतत निर्माण में सहायक होती है। तो चूंकि तकनीकी जो है वह विभिन्न प्रकार से ऊर्जा निर्माण में सहायक होती है। जिस प्रकार से हम देखेंगे कि अ, जो बिजली निर्माण है उसके लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हो रहे हैं। अब यह रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसको सहायक रूप में तकनीकी ही है, जो जो एग्जिस्ट टेक्नोलॉजी है और जो एग्जिस्ट आपके रिसोर्स हैं उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव द्वारा, विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशन द्वारा उसमें बदलाव करके उसको एक लंबे समय तक हम कंजर्व कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखें कि परमाणु शक्तियों के द्वारा परमाणु बिजली का निर्माण किया जा रहा है, तो एक लंबे समय के लिए उस बिजली का मनुष्य द्वारा कंजप्शन किया जा सके, उसके संदर्भ में चर्चा की जा रही है। उसके विकास को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। तो आपका एनर्जी प्रोड्यूसिंग, जिसमें आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनकी मात्रा को कम करना है। क्योंकि यह एनर्जी का ट्रेडिशनल पार्ट है, ट्रेडिशनल सोर्स है, तो इसको हम जितना कम करेंगे, अपनी मानवीय जो एक डिपेंडेंसी है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर जितना कम होगी, तो ऊर्जा का कंजप्शन करने के लिए, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हमें आधुनिक तकनीकों की सहायता लेनी पड़ेगी, जिसमें आप ग्रिड पैटर्न के अकॉर्डिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जिसमें सोलर एनर्जी आपका, ये एनर्जी प्रोडक्शन में इसमें आप लिख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी किसमें है, रिन्यूएबल एनर्जी आपकी है नवीकरणीय ऊर्जा एनर्जी।
नवीकरणीय ऊर्जा। तो यह किसमें है? सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी, आपका विंड एनर्जी, और इसमें आपका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी हैं। अब इस रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी मात्रा में कमी की जाती है। इसे कहते हैं आपका जो ग्रीन हाउस गैस और फॉसिल फ्यूल, जो जैविक ईंधन होते हैं, जीवाश्मिक ईंधन होते हैं, उन पर जो डिपेंडेंसी है वो कम किया जाता है। जब इस प्रकार की प्रक्रिया फॉलो की जाती है, जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ कोलैबोरेशन करने के माध्यम से इन सब चीज़ों को डेवलप कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप कर रही है, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इनके भूमिका को बढ़ाना है और ग्रीन हाउसेस गैसेस में कमी करना और फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना, इस रूप में तकनीकी का विकास करके मानवीय जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना है। क्योंकि बिना ऊर्जा के मानवीय अस्तित्व भी समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा और यह प्रक्रिया बहुत जटिल होती जाएगी जीवन जीने के लिए। तो इस रूप में एनर्जी प्रोडक्शन और कंजप्शन में तकनीकी सहयोग आवश्यक है, तकनीकी डेवलपमेंट आवश्यक है। और यह जो चीज़ें हैं अगर इस रूप में डेवलप हो रही हैं तो आपका सतत विकास होगा, क्योंकि सतत विकास भविष्य को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है। तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी एक सोर्स होगा, एक मीडियम होगा सतत विकास को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो सतत विकास में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, तो इसमें अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट आपका है कि जो वेस्ट है, वेस्ट को रिसाइकल करके आपके वेस्ट को वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग के माध्यम से सतत जो ऊर्जा है, सतत डेवलपमेंट है, उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसमें वेस्ट रिसाइकलिंग में आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, और कार्बनिक वेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और कार्बनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनसे निकला हुआ जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करके उनका पुनः इस्तेमाल करना, और कार्बनिक वेस्ट आपके जो घरेलू उत्पाद होते हैं अगर वह कचरे के रूप में इकट्ठा करके उनका पुनः इस्तेमाल करना, यह आपका इकोनॉमिक वेस्ट, कार्बनिक वेस्ट होता है, जिसे रिसाइकलिंग के माध्यम से पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जनरल कंसेप्शन देखें तो विभिन्न जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाला जो गंदा वाटर है उसको फिल्टर करके, उसको रिसाइकल करके पुनः खेती के कामों में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो यह भी रिसाइकलिंग के माध्यम से एनर्जी का जो एक दायरा है उसको इस्तेमाल करने का, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट हैं उनको भी पुनः निर्मित करके विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशन द्वारा रिसाइकलिंग करके पुनः इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप देखेंगे कि यह एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसपे सरकार काम कर रही है और रिसाइकलिंग के माध्यम से फिर से उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करके एक व्यापक पैमाने पर सतत जो विकास पहल है उसको प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। तो आपका वेस्ट रिसाइकलिंग हो गया, इसमें एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन होता है उसमें कम करने में सहयोग मिलता है।
इसी में आपका आ जाएगा स्मार्ट ग्रिड ग्रिड स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट ग्रिड को देखिए, ये थोड़ा सा इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बोल हिंदी में रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से हिंदी में उसको लिख लीजिएगा। स्मार्ट ग्रिड जो बेसिकली वो होता है कि जब एनर्जी एक माध्यम से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जब उसको सर्कुलेट की जाती है, ट्रांसमिशन होता है, तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक जो ऊर्जा होती है उसका ह्रास होता है। तो अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए हमने 100 यूनिट जो है बिजली को ट्रांसमिट किया माध्यम ए से माध्यम बी तक, माध्यम ए से माध्यम बी तक 100 यूनिट हमने ट्रांसमिट किया, तो कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। और यह ऊर्जा, खास करके हम जब इलेक्ट्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, तो यह ऊर्जा यहाँ तक पहुँचने में अपना बहुत सारा एनर्जी लॉस कर देती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी पहुँचती है वह 60% के आसपास पहुँचती है। तो 40% जो ऊर्जा होती है उसका ह्रास हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह बहुत जटिल होती है। और उसका पर्यावरण पर एक निगेटिव प्रभाव रखते हुए उसका निर्माण किया जाता है। तो अगर इस प्रकार का ह्रास होता है तो वह उसका आउटपुट उस रूप में पॉजिटिव नहीं हो पाता। तो यह ऊर्जा आपका 60% ही यहाँ पर ट्रांसमिट हुई, जिसमें जब यह प्रक्रिया में आएगा तो इससे भी कम मात्रा में यह इस्तेमाल हो पाएगा। तो यह जो 40% ऊर्जा जो है उसका ह्रास है, उसको उसी रूप में अगर हम 100 यूनिट को 100 यूनिट का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो 100 यूनिट उसी रूप में वहां पहुंचे, उसके लिए स्मार्ट ग्रिड की आपकी संकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसमें इसमें बताया गया कि स्मार्ट ग्रिड के माध्यम से फुल एफिशिएंसी के साथ ऊर्जा का ट्रांसमिशन होगा, जिससे ऊर्जा ह्रास जो होता है वह कम रूप में होगा। और सतत विकास के लिए जो आवश्यक कड़ी है, उस कड़ी को इस रूप में डेवलप किया जा सकेगा। तो आपका स्मार्ट ग्रिड जो है इसमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखें तो इसमें प्रिसीजन फार्मिंग से तात्पर्य यह होता है कि जब भी कोई कृषक अपने खेत में फसल उत्पादन की विधि तैयार कर रहा होता है, फसल उत्पादन की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है, तो इनिशियल फेज में किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार के फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करना है, और किस प्रकार से पानी की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए, इसका एक बजट निर्धारित होता है किसान के द्वारा। क्योंकि अगर वह प्रिसीजन कृषि को इम्पोर्टेंस नहीं देगा तो अत्यधिक मात्रा में जल की भी हानि होगी, जल की भी उसमें लागत आएगी, और एक साइंटिफिक रूप से खेती नहीं हो पाएगी। तो एक अनुमानित तरीके से खेती का एक व्यवस्थित आकार बनाकर व्यवहार के रूप में व्यवहारिक कृषि करना, यह आपका प्रिसीजन कृषि कहलाता है। और इसमें जो हाइड्रोपोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग है, इस भी कंसेप्ट को डेवलप किया जा रहा है सतत विकास को व्यवस्थित करने के लिए। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है वह एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जिसमें आपकी कृषि है। कृषि कृषि में अगर आप देखेंगे तो जो मानकीकृत खेती कहते हैं जिसे, प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स खेती की वह विधि है जिसमें ऑक्सी जो आपके घुलित ऑक्सीजन होते हैं वह फर्टिलाइजर का काम करते हैं। फर्टिलाइजर इन द सेंस कि जो आपके उर्वरक हैं, वह घुलित जो ऑक्सीजन होते हैं पानी के, वह उर्वरक का कार्य करते हैं। तो इस रूप में आपको बाहर से खाद की आपूर्ति नहीं करनी पड़ती, और खेतों में भी इसकी उत्पत्ति नहीं होती, खेतों में भी इसकी फार्मिंग नहीं की जा सकती। यह एक जाली नुमा या पाइप नुमा एक खेत का निर्माण किया जाता है जहाँ पे पानी को होल्ड किया जा सके।
तो वहाँ पर इसकी कृषि की जाती है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स में बेसिकली यह मान लीजिए एक जार है। इस जार में यहाँ पर कुछ पाइप के माध्यम से कुछ मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को यहाँ पे फ्लो किया जाता है और यहाँ पर बीज डाल दिए जाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से यह जो घुलित ऑक्सीजन होता है, इसमें कुछ केमिकल मिला दिए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के रूप में। तो यहाँ पर एक बाउल में ही या एक पाइप जैसी संरचना में ही खेती की जाती है। इसे ही कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब पानी, पोनिक्स मतलब आपका खेती का तरीका। तो ये आपकी एग्रीकल्चर, यह हाइड्रोपोनिक्स जो विधि है, यह भी सतत कृषि में काफी योगदान कर रही है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्योंकि तकनीकी इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यह तकनीकी काफी अधिक कारीगर है। इसी में आपका एक और आता है जिसे कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल वर्टिकल फार्मिंग वर्टिकल फार्मिंग में चूंकि यह एक अर्बन कंसेप्ट है, अर्बन कंसेप्ट में चूंकि भूमि की जो व्यवस्था होती है वो काफ़ी कम होती है। बहुत एक सफोकेटिव एरिया में खेती कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने बिल्डिंग के छत पर, फ्लोर पर या फिर अपनी बालकनी में छोटे से खेत का निर्माण करके उसमें जो खाद्य आपूर्ति है, फर्टिलाइजेशन की थोड़ी बहुत व्यवस्था करके खेती की जाती है। तो वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से यहाँ पर जो है सतत कृषि का जो कंसेप्ट है उभर कर आया है। और यह सतत कृषि सतत डेवलपमेंट में तकनीकी माध्यम से पॉसिबल हो पा रही है। तो इस रूप में तकनीकी का यह भी एक इफेक्टिव इस्तेमाल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। फिर आप देखेंगे कि कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी में भी तकनीकी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें पग मार्क सुविधा के प्रति सुविधा से आपका पग मार्क विधि पग मार्क विधि द्वारा जो बाघ हैं उनका संरक्षण किया जाना, हाथियों के लिए विभिन्न प्रकार के सेफ्टी कॉरिडोर बनाए जाना, मधुमक्खियों के लिए आप देखेंगे कि मधुमक्खियों की आबादी कम होती जा रही है। और मधुमक्खियां चूंकि एक नेचुरल नेचुरल तरीके से वो हमारे लिए आवश्यक भी हैं, तो उनके उसके संरक्षण के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट मगरमच्छ संरक्षण, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं और विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, जो मानवीय अस्तित्व के साथ साथ इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, इसके जो विविधता है उसको मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, उसके संरक्षण के संदर्भ में भी विभिन्न प्रकार के जो सरकारी एजेंसियां हैं, विभिन्न देश जो हैं, वह काफी प्रयासरत है कि इनकी सुरक्षा की जा सके। तो जो हॉटस्पॉट की संकल्पना है, जो सॉरी जो आपके जानवरों और वनस्पतियों को एक जगह से उनके उसी आवास में उनकी सुरक्षा करना, या फिर वैसे ही आवास का निर्माण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाकर वहां पर उनको वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उनकी सुरक्षा करना, ये सारे कंसेप्ट निकल कर आ रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखोगे कि अभी मध्य प्रदेश में कूनो जो रिजर्व संरक्षण है, वहां पर नामीबिया से कुछ चीतों को लेके आया गया जो कि भारत में विलुप्त हो चुके थे, उनके संरक्षण के लिए, कि वह वही क्लाइमेट जो वहाँ पर आवश्यक होता है उनके सर्वाइवल के लिए, उस प्रकार के एटमॉस्फेयर को यहाँ क्रिएट किया गया। और वहाँ से लगभग 12 चीतों की जो आयात है वह किया गया। लेकिन चूंकि कुछ कारणों से वह यहाँ पे सरवाइव करने में सक्षम नहीं रहे, तो कुछ की संख्या कम हुई है। बाकी ये सारे प्रयास जो हैं जानवरों के संरक्षण को लेकर इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी उपस्थिति इस पृथ्वी पर बहुत ही आवश्यक है। तो यह भी एक प्रकार से सतत डेवलपमेंट होता है। जो सतत डेवलपमेंट में जो प्रक्रिया जिस प्रकार का एनवायरनमेंट उन्हें वहाँ चाहिए होता है और जिस प्रकार का एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट किया जाता है,
उस क्रिएशन को बनाना, उसके लिए जो तकनीकी इस्तेमाल होती है वह आपसी संयुग्मी होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि सतत डेवलपमेंट में तकनीकी का इस्तेमाल इस रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपका पगमार्क विधि से विभिन्न प्रकार के जीवों का संरक्षण करना, पगमार्क विधि से विभिन्न जीवों का विभिन्न जीवों का, एक मिनट नए स्लाइड पे लिख देता हूं मैं। हमारा 6 पॉइंट है पगमार्क विधि से विभिन्न प्रकार के बाघों व वन्य जीवों का संरक्षण करना। तो यह भी सतत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जैसे हमने चर्चा की कि हैबिटाट वाइल्ड लाइफ या फिर लाइफ टाइप जो वाइल्ड लाइफ हैबिटाट हैं, उनका एक आर्टिफिशियल क्रिएशन कर वही नेचुरल क्लाइमेट या फिर नेचुरल सर्वाइवल के लिए उनकी जो उपस्थिति होती है वही एटमॉस्फेयर तैयार करना, यह भी एक तकनीकी गतिविधि है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका, जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, आपका रिड्यूस वेस्ट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा कि प्रिसीजन फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स, इनके माध्यम से वाटर जो कंजप्शन होता है उसको कम किया जाता है और जो केमिकल हैं उनकी मात्रा भी कम रूप में इस्तेमाल कर खेती का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाता है विभिन्न प्रकार के तरीकों से। तो ये सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और कुछ रिसेंटली जो एक्टिविटीज़ हैं वह याद आते हैं, जो सरकारी प्रयास द्वारा तकनीकी माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि 2030 तक जो हमारा एसडीजी गोल्स है उसको प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है। तो इसमें जो एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कृषि पद्धति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज में किस प्रकार से कार्बन का जो एमिशन है उसको कम किया जाए और हमारा डेवलपमेंट भी सतत बनता रहे, ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित रूप में और पैरेलल चलती हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है तो वह कहीं ना कहीं डैमेज क्रिएट करता है और जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में जो समय है उसमें देरी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने सतत विकास में क्या भूमिका है टेक्नोलॉजी की, उसके संदर्भ में चर्चा की। ये हमारा मेन बॉडी पार्ट था। हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने मेन बॉडी पार्ट देखा। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या हो सकता है, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। इसका अगर निष्कर्ष देखें हम, निष्कर्ष में आप इस रूप में लिख सकते हो कि निष्कर्ष आपका क्या होता है। मैंने कई बार बताया आपको पिछली क्लासों में कि निष्कर्ष आपकी वर्तमान स्थिति का भविष्य में क्या संयोजन है, वह एक थोड़ा सा विजन होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये आप लिख सकते हैं कि तकनीकी ने तकनीकी वर्तमान समय में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से जो प्रोडक्शन है उसमें एक ड्रेस्टिक चेंज देखा गया है। जैसे अगर हम देखें तो हरित क्रांति, आप जितना एग्जाम्पल लिख सकते हो एग्जाम्पल लिखो आप। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति और अदर जो क्षेत्र हैं जैसे आपका रिवोल्यूशन के नाम से ग्रे रिवोल्यूशन हो गया,
पिंक रिवोल्यूशन हो गया, रेड रिवोल्यूशन हो गया, ये सारे जो प्रोडक्शन, जिसमें प्याज की मात्रा बढ़ाना, दूध की मात्रा बढ़ाना, ये सारे जो हैं वह प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। और यह प्रोडक्शन क्या करेगा कि जो डेवलपमेंट है, सतत डेवलपमेंट, वर्तमान पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर रही है, आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल करेगी, तो उसमें सहायक होता है। तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो कि वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो भी विभिन्न सरकारी प्रयासों के माध्यम से तकनीकी का इस रूप में इस्तेमाल किया गया है कि विभिन्न उत्पादों का विभिन्न उत्पाद बढ़े हैं। और आने वाले समय में चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस रूप में इस प्रयास को और भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के माध्यम से खेती जो खेती के साथ साथ अदर, जैसे आपका प्रोडक्शन के अलावा जो इंडस्ट्रियल गेन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण का ह्रास कम हो, एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा हो, और एनर्जी एक संतुलित रूप में इस्तेमाल की जाए, और एनर्जी का निर्माण ज़्यादा हो, एनर्जी एक संतुलित रूप में इस्तेमाल की जाए। ये सारी चीज़ों को आप जब एक एक्यूमुलेट रूप में प्रस्तुत करोगे तो आपका आंसर जो है वह बेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिस पे हमने चर्चा की। क्वेश्चन हमारा था कि सतत विकास में तकनीकी की क्या भूमिका है, इस संदर्भ में हमने अपने क्वेश्चन को डिस्कस किया। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दिया गया है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हमसे संपर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ। तो थैंक यू सो मच।